स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? मोरुला में, ब्लास्टुला में, गैस्ट्रुला में या नोरुला में? तो ये क्या कब का क्वेश्चन है हमारा? 2019 का क्वेश्चन है। तो किस में होता है? ब्लास्टुला अवस्था में होता है। किस में होता है? ब्लास्टुला अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला प्रश्न है एंड्रोजन स्रावित होता है। 2020 का क्वेश्चन है। एंड्रोजन स्रावित कहाँ से किससे होता है? लीडिंग कोशिकाओं से, सर्टोली कोशिकाओं से, स्पर्मेटेड से, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लीडिंग कोशिकाओं से। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावण कहाँ होता है भाई? टेस्टोस्टेरोन का सर्टोली कोशिका द्वारा, अधिवर्षण द्वारा, जनन कोशिका द्वारा, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? लीडिंग या लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया हमारे। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन का आर्तक चक्र का असुरक्षित काल किसे कहते हैं? असुरक्षित काल पूछ रहे हैं तो किसे कहते हैं? आर्तक चक्र के 10वें दिन से 17वें दिन। कितना? कौन से दिन? 10वें दिन से 17वें दिन के मध्य का समय असुरक्षित काल होता है। मतलब 10 से 17 दिन के बीच का समय क्या होता है? असुरक्षित काल होता है। कैसा? आर्तक चक्र का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारे पास मोरुला तथा ब्लास्टुला में एक प्रमुख अंतर लिखिए। तो क्या है? मोरुला में क्या होता है? कोशिकाओं से बनी ठोस सरल भ्रूणीय संरचना है। कैसी है? भ्रूणीय संरचना। ब्लास्टुला में कोरक गुहा मतलब ब्लास्टोसील गुहा पाई जाती। कौन सी गुहा पाई जाती? ब्लास्टोसील गुहा मतलब कैविटी पाई जाती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है स्तनियों में अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है ओव्यूलेशन के पश्चात बनने वाली अस्थायी अंतःस्रावी रचना क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कॉर्पस ल्यूटियम कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉर्पस ल्यूटियम कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, IMP लगा लेना इस पर। क्या है? लेडिक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, जो किससे स्रावित होता है? टेस्टिस से होता है। किससे होता है? टेस्टिस यानी कि वृषण से होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है मानव के अंडाशय चक्र के 28 दिन में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? मतलब ओव्यूलेशन किस दिन होता है? मासिक चक्र के 14वें दिन। कब होता है? मासिक चक्र के 14वें दिन होता है। अगला प्रश्न क्या है? शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या महत्व है? भाई शुक्राणु में जो हमारा शुक्राणु रहा, इसके ऊपर जो लगा होता है ये होता है एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम। इस एक्रोसोम का काम पूछ रहे हैं। ये क्या होता है? ये हेड हो गया हमारा, है ना, ये नेक हो गया, ये टेल हो गया। शुक्राणु का ये चित्र है ना, शुक्राणु का चित्र, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए, तो क्या हो रहा है? एक्रोसोम का महत्व पूछ रहा है। तो क्या है? शुक्राणु के शीर्ष के एक्रोसोम से प्रोटीन पाचक विकर स्रावित होता है। क्या होता है? प्रोटीन पाचक विकर स्रावित होता है। ये शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है। क्या करता है? आपका ये शुक्राणु है, ठीक है, ये शुक्राणु का क्या है? एक्रोसोम है। क्या है? एक्रोसोम। तो ये क्या करता है? ये अंडाणु है कोई, तो ये शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करेगा तो इसी एक्रोसोम के कारण ही इसके अंदर, अंडाणु के अंदर क्या करेगा? प्रवेश करेगा जाकर ये। ठीक है, चलिए, तो क्या काम करता है? ये शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश करने में सहायता करता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? युग्मनज क्या है? इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? भाई युग्मनज पूछ रहा है आपसे, यानी युग्मनज मतलब जायगोट पूछ रहे हैं आपसे। जायगोट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जायगोट की बात कर रहे हैं। तो देखो, नर तथा मादा युग्मकों के मिलने से जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। जब मेल प्लस फीमेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट बनता है। और क्रिया क्या होती है? निषेचन की होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की होती है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर? नर तथा मादा युग्मकों को मिलने से युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। और ये कैसा होता है? द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है। यानी कैसा होता है? डिप्लॉइड, यानी 2x होता है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है? लैंगिक जनन की इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? केवल उनके नाम बताना है। नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और मादा युग्मक को क्या कहते हैं हम लोग? अंडाणु कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्पर्म। इसको कहते हैं ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। समझ में आ गई बात? चलिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा?
अगला प्रश्न है हमारा शुक्रजनन, यानी कि शुक्रजनन को परिभाषित कीजिए। शुक्रजनन का स्पर्मेटोजेनेसिस। तो क्या है, वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं में जनन कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन एवं कायांतरण द्वारा शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्रजनन कहते हैं। शुक्राणु के बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु जनन में क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर एक भाषा में बोले शुक्राणु को बनने की क्रिया शुक्रजनन कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है मानव स्त्री के एक अंडाणु में कितने और किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या पूछा, मानव स्त्री के एक अंडाणु में कितने और किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो स्त्री के अंडाणु में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 22 समजात तथा एक लिंग गुणसूत्र होता है। 22 कैसे होता है, समजात होता है और एक लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा अगर बात कर लें स्पर्म की, तो स्पर्म में कितने गुणसूत्र होंगे, स्पर्म में भी हमारे कितने होंगे, 23 गुणसूत्र होंगे, और एक क्या होगा हमारा, एक लिंग गुणसूत्र होगा, है ना। चलिए अगली बात, अगला प्रश्न की बात करते हैं अंडोज सकते यानी ओव्यूलेशन को कौन से हार्मोन प्रेरित करते हैं। तो ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होती है उनको कौन से हार्मोन प्रेरित करेंगे। तो क्या लिखा, गोनेडोट्रोपिन। कौन सा, गोनेडोट्रोपिन यानी LH-FSH। क्या है, FSH हार्मोन प्रेरित करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय से मोचित करता है। तो कौन मोचित करता है, ओव्यूलेशन करता है। कौन करता है, ओव्यूलेशन। 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है महिलाओं में डिम्बाणु का निषेचन कहाँ होता है और निषेचन कला का मुख्य कार्य बताइए। तो क्या पूछ रहा है, निषेचन कला का मुख्य कार्य भी पूछ रहा है आपसे। तो क्या है उत्तर इसका, प्रश्न निषेचन स्त्री के जनन अंग यानी कि एम्पुला यानी तुम्बिका तथा संकीर्ण पथ यानी कि स्थमस के संधि स्थल अर्थात फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। कहाँ संपन्न होता है, फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। निषेचन कला के बन जाने पर अन्य शुक्राणु डिम्बाणु में प्रवेश नहीं कर सकते। जब निषेचन कला के बन जाएगा, जब निषेचन कला बन जाएगी, फर्टिलाइजिंग या फर्टिलाइजेशन जो मेम्ब्रेन है, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको, तो बन जाने के कारण जब बन जाएगी तब क्या होगा, अंडाणु जो है डिम्बाणु में नहीं प्रवेश कर पाएगा। अच्छा अगला प्रश्न क्या है, स्तनियों के ब्लास्टुला को किस नाम से पुकारते हैं। स्तनियों के ब्लास्टुला को किस नाम से पुकारते हैं भाई, क्या बुलाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से, ब्लास्टोसिस्ट के नाम से। अगला क्या है, निषेचन के समय शुक्राणु से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। तो कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम स्रावित होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भ्रूणीय कला का क्या महत्व है। भ्रूणीय कला का क्या महत्व है, भ्रूणीय कलाएं भ्रूण की सुरक्षा, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि में सहायक होती है। किस किस में, सुरक्षा में, पोषण में, श्वसन में और उत्सर्जन में सहायक होती हैं। अगला क्या है प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सर्टोली कोशिकाओं का कार्य पूछा। सर्टोली क्वेश्चन का कार्य इंपॉर्टेंट है भाई, आपके पेपर में पूछ लिया था, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है हमारा, वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में स्थित सर्टोली कोशिकाएं यानी कि सर्टोली सेल शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान रखना, जो सर्टोली सेल्स हमारे क्या करती हैं, शुक्राणु को पोषण यानी कि पोषण प्रदान करती हैं। शुक्राणु एक्रोसोम द्वारा सर्टोली कोशिकाओं में धसे रहते हैं। शुक्राणु क्या होता है, एक्रोसोम द्वारा सर्टोली कोशिकाओं में धसे रहते हैं। ये थोड़ा सा देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, चलो आगे देखते हैं। फर्टिलाइजिंग या फर्टिलाइजिन किससे स्रावित होता है। फर्टिलाइजिन किससे स्रावित होता है, परिपक्व अंडे से। किससे, परिपक्व अंडे से। अगला प्रश्न क्या है, शुक्राणु की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं। शुक्राणु की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग। चलिए
अगला प्रश्न क्या है हमारा, मानव तथा पक्षी के अंडे को क्या कहते हैं। मानव और पक्षी के अंडे को पूछ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, मानव के अंडे को एलेसिथल कहते हैं। क्या कहते हैं, एलेसिथल कहते हैं। और पक्षी के अंडों को क्या कहते हैं, मैक्रोलेसिथल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक्रोलेसिथल। तो याद रखना, मानव के अंडे को एलेसिथल और पक्षी के अंडे को मैक्रोलेसिथल। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न, हमारा फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग प्रक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। तो क्या है हमारा उत्तर, देखिए, अंडाणु से फर्टिलाइजिंग तथा शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है। तो क्या बताया, अंडाणु से फर्टिलाइजिंग और शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिंग स्रावित होता है। इसके फलस्वरूप शुक्राणु अंडाणु की ओर आकर्षित होते हैं। क्या बताया, इसके फलस्वरूप जो शुक्राणु है यानी कि स्पर्म है वो किसकी ओर आकर्षित होते हैं, अंडाणु की ओर आकर्षित होते हैं। इसे समूहन कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अनिषेक जनन की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण दीजिए। तो अनिषेक जनन क्या है, बिना निषेचन अंडे से भ्रूण के विकसित होने को अनिषेक जनन कहते हैं। क्या बताया, बिना निषेचन के, कैसे, बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण के विकसित होने को अनिषेक जनन कहते हैं। मधुमक्खी के नर यानी कि ड्रोन्स अनिषेचित अंडे से विकसित होते हैं। जो ड्रोन्स होते हैं वो किससे विकसित होते हैं, अनिषेचित अंडे से विकसित होते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है, स्तनियों में अंडोत्सर्ग के बाद बनने वाली अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस लूटियम कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गर्भाशय की भीतरी स्तर को क्या कहते हैं। गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करेंगी भाई, तो वृषण की लीडिक कोशिकाएं यानी कि वृषण की लीडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। अगला प्रश्न क्या है, मानव स्त्री के अंडाणु में कितने और किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। अभी ये ऊपर बताया था, क्वेश्चन आ चुका है ना। स्त्री के अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 कायिक यानी कि समजात गुणसूत्र तथा XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला क्या, मनुष्य के वृषण उदर में बाहर क्यों होते हैं। मनुष्य के वृषण उदर से बाहर क्यों होते हैं, उदर से बाहर क्यों होते हैं। तो क्या बताया, इसके फलस्वरूप वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। कितना, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। इससे शुक्राणु निर्माण में सहायता मिलती है। शुक्राणु निर्माण में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। शुक्राणु निर्माण में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 30वां प्रश्न क्या है हमारा, उन कोशिकाओं का नाम लिखिए जो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण देती हैं। ये ऊपर बताया था ना, सर्टोली कोशिकाएं। कौन है, सर्टोली कोशिकाएं। अगला क्या है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो कितने होते हैं जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी कैसे होते हैं, हमारे समजात गुणसूत्र होते हैं। और 1 जोड़ी कैसे गुणसूत्र होते हैं, हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, स्त्री जनन तंत्र में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु के संग्रह में उत्तरदायी भाग का नाम बताइए। तो क्या है, कॉर्पस लूटियम है। कॉर्पस लूटियम 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, कॉर्पस लूटियम। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बस, धन्यवाद।